नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। सभी को प्रणाम। रीजनिंग गुरु किशन सर यूट्यूब चैनल पर मेरे सभी प्यारे दोस्तों का, लाला लालियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो बीते दिनों, मतलब यूँ कह सकते हैं कि 2020 का सबसे बड़ा मुद्दा और उस मुद्दे से बनने वाले क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और पूछे भी जाएंगे। टॉपिक है अपना कोरोना वायरस। करंट अफेयर्स या समसामयिक की जो घटनाक्रम है उसमें ये जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम अपना योगदान रखता है। हम यहाँ चर्चा करेंगे कोरोना वायरस का नाम कैसे पड़ा, संक्रमण की जो श्रेणियाँ हैं वो कितनी हैं, इसका प्रसार कैसे होता है, मूल प्रजनन संख्या किस प्रकार से रहती है, इसके लक्षण क्या हैं, बचाव के उपाय क्या हैं, और जो शब्दावली है यहाँ पे एक संगरोध या क्वारंटाइन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कोरोना वायरस के नाम की, तो नाम इसका सबसे पहले पड़ा था 2019 नोवेल कोरोना वायरस। 2019 नोवेल कोरोना वायरस इसका नाम पड़ा था। कोरोना वायरस ऐसे वायरस परिवार से है जो सामान्य जुखाम से लेकर गंभीर स्वरूप वाली जो बीमारियां हैं जैसे कि MERS, SARS, ठीक है, सार्स, या अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो जैसे मिडिल ईस्ट MERS और SARS, ये कोरोना वायरस के प्रकार हैं। ठीक है, कोरोना वायरस के क्या हैं प्रकार। मुख्यतः कोरोना वायरस के कितने प्रकार होते हैं या अब तक कितने प्रकार खोजे जा चुके हैं? 7 प्रकार खोजे जा चुके हैं। उनमें से MERS है और एक SARS है। अगर हम बात करें अन्य जो 5 कोरोना वायरस के जो अन्य 5 है प्रकार हैं, वो है पहला प्रकार HCV29, ठीक है, HCV29 और E, ये पहला कोरोना वायरस था। दूसरा था NL63, ये दूसरा प्रकार है। तीसरे प्रकार की अगर हम बात करें तो तीसरा प्रकार है HCV-OC93, ये तीसरा प्रकार है कोरोना वायरस का। अगर हम चौथे प्रकार की बात करें तो HCV-HCV-HKU फर्स्ट, ये चौथा प्रकार है। पांचवा प्रकार हो गया आपका MERS, छठवां हो गया SARS, ठीक है। और अगर सातवें प्रकार की बात करें तो सातवां प्रकार है 2019 N कोरोना वायरस, मतलब 2019 नोवेल कोरोना वायरस। इसे हम SARS-N कोरोना वायरस सेकंड भी कह सकते हैं। मतलब ये सातवां प्रकार है, वही क्या है, कोरोना वायरस। अगर हम बात करें MERS, तो ये 2012 में कौन से देश में देखा गया था? सऊदी अरब में, ठीक है। और अगर हम सार्स कोरोना वायरस की बात करें तो ये देखा गया था 2003 में चीन में। एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस के प्रकार कितने हैं, तो कोरोना वायरस के कितने अब तक कितने प्रकार खोजे जा चुके हैं? 7 प्रकार। उनमें पहला है HCV29E, दूसरा है HCV-NL63, तीसरा है HCV-OC93, चौथा है HCV-HKUI और पांचवा है MERS जो कि 2012 में सऊदी अरब जो देश है उसमें देखा गया था, और छठवा है SARS जो 2003 में चीन में देखा गया था, और सातवां है आपका 2019 नोवेल कोरोना वायरस, या इसे हम सार्स नोवेल कोरोना वायरस सेकंड भी
कह सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया इसके सामान्य नाम। अब अगर हम बात करें कोरोना वायरस का जो WHO ने जो नाम सुझाया वो क्या था, तो देखो अगर हम WHO की बात करें तो WHO ने 11 फरवरी 2020 को 11 फरवरी 2020 को WHO ने 11 फरवरी 2020 को इसका जो आधिकारिक जो नाम है वो नाम रखा था कोविड-19। किसने रखा था? WHO ने 11 फरवरी 2020 को इसे नया नाम दिया और वो नया नाम क्या था? कोविड-19। अगर हम बात करें WHO की तो WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 को। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। और अगर इसके हम मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका क्या है? मुख्यालय है। तो पूछ लिया जाता है कि WHO ने कोविड-19 या WHO ने कोरोना वायरस का क्या नाम रखा, तो नाम क्या था? कोविड-19। कब रखा? 11 फरवरी 2020 को रखा। ठीक है। नोवेल जो कोरोना वायरस है या यूँ कह सकते हैं कि जो कोविड-19 है, इसकी अगर हम पहचान की बात करें तो सबसे पहले इसकी पहचान हुई थी दिसंबर 2019 में। पहचान की हम बात करें तो इसकी पहचान हुई थी दिसंबर 2019 में। जो भारत का पड़ोसी देश है चीन के वुहान नामक शहर में, चीन का जो वुहान शहर है वहाँ पे इसकी क्या हुई थी? पहचान हुई थी। ठीक है। अब यहाँ पे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जो वुहान शहर है वो चीन के कौन से प्रांत में है, तो आप प्रांत का नाम ध्यान रखें, हुबेई। हुबेई जो चीन का जो हुबेई प्रांत है, हुबेई प्रांत के वुहान शहर में कोरोना वायरस की लगभग यूँ कह सकते हैं कि मध्य दिसंबर 2019 के बीच में क्या हुई थी? पहचान हुई थी। ऐसा वायरस पहले कभी भी मनुष्यों में नहीं देखा गया था। कोरोना वायरस जो महामारी है वो 2019-20 की शुरुआत में एक नए किस्म के कोरोना वायरस के संक्रमण के रूप में मध्य चीन के वुहान शहर में 2019 के मध्य दिसंबर में हुई। ठीक है। बहुत से लोगों को बिना किसी कारण निमोनिया होने लगा और ये देखा गया कि जो पीड़ित लोग हैं उनमें से अधिकतर लोग वुहान का जो सी फूड मार्केट है, वुहान का जो कौन सा सी फूड मार्केट है, सी फूड मार्केट में मछलियां बेचने का काम करते थे। मछलियों के साथ साथ वो जीवित पशुओं का व्यापार भी करते थे। चीन के वैज्ञानिकों ने बाद में कोरोना वायरस की एक नई नस्ल की पहचान की जिसे 2019 नोवेल कोरोना वायरस नाम दिया गया। वायरस में कम से कम 70% वही जीनोम अनुक्रम पाए गए जो सोर्स कोरोना वायरस में पाए गए। मतलब जो SARS सोर्स कोरोना वायरस था, जो कि अभी हमने चर्चा की 2003 में कहाँ देखा गया था? चीन में देखा गया था। तो जो इसमें पाए जाने वाले जो लक्षण थे, ठीक है, उसका लगभग 70% लक्षण किसमें? कोविड-19 या कोरोना वायरस में देखे गए। ठीक है। तो जो जीनोम थे वो लगभग 70% सार्स के ही थे, इसलिए इसे कोरोना वायरस को सार्स सेकंड नाम भी दिया गया। ठीक। तो ये तो थी कोरोना वायरस की पहचान। सबसे पहले कहाँ देखा गया? वुहान। वुहान कहाँ है? चीन में या चीन के हुबेई प्रांत में। और प्रॉपर जगह देखें तो यहाँ पे आ जाएगा सी फूड मार्केट। कुछ भी पूछ सकता है, सी फूड मार्केट के बारे में पूछ सकता है, शहर के बारे में पूछ सकता है तो शहर के बारे में पूछे तो वुहान, देश के बारे में पूछे तो चीन, और प्रांत के बारे में पूछे तो हुबेई प्रांत। ठीक है। और प्रॉपर जगह कौन सी हो गई? सी फूड मार्केट। ठीक है। 20 जनवरी 2020 को चीनी जो प्रीमियर ली केंगियांग थे, उन्होंने नोवेल कोरोना वायरस के कारण फैलने वाली जो निमोनिया महामारी
को रोकने और नियंत्रण करने के लिए निर्णायक और प्रभावी प्रयास करने का क्या किया, प्रयास किया। और लगभग 14 मार्च 2020 तक दुनिया में इससे 5800 लोगों की क्या हो चुकी थी, मौत हो चुकी थी। अगर हम बात करें प्रारंभिक, तो 14 मार्च 2020 तक लगभग 5800 लोगों को ये अपनी चपेट में ले चुका था। ठीक है, अगर हम बात करें 20 मार्च 2020 तक, 20 मार्च 2020 तक ये दुनिया के लगभग देशों में फैल चुका था, या यूँ कह सकते हैं कि 20 मार्च 2020 तक ये लगभग 160 प्लस देशों में फैल चुका था। अब अगर हम चर्चा करें कि इसका कोरोना वायरस नाम ही क्यों पड़ा, नाम कोरोना वायरस क्यों पड़ा, तो मैं आपको बता दूं कि इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा क्योंकि इसकी जो संरचना है, कोरोना वायरस की जो संरचना है वो क्राउन मतलब ताज के समान है। ठीक है, जो क्राउन होता है, सर के ऊपर पहना जाने वाला जो ताज होता है, उस ताज की जैसी संरचना होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, कोरोना वायरस पड़ा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसकी संक्रमण की श्रेणियां। तो इसकी संक्रमण की जो श्रेणियां हैं उसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, प्रोफेसर विल्सन, एक प्रोफेसर थे चीन के, प्रोफेसर विल्सन ने कोविड-19 से जो संक्रमित लोगों को कितनी श्रेणियों में बांटा है, 4 श्रेणियों में बांटा है। पहली श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनमें कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देता, मतलब फर्स्ट श्रेणी में बिल्कुल भी लक्षण आपको दिखाई नहीं देंगे। तो पहली श्रेणी में वो लोग आते हैं जिनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं देता। ठीक है, इससे आगे की मतलब दूसरी श्रेणी में वो लोग आते हैं जिनमें श्वसन नली का जो ऊपरी वाला जो हिस्सा है, ये जो अपनी श्वसन नली है, इसका जो ऊपरी जो हिस्सा है उसमें संक्रमण पाया गया। मतलब दूसरी श्रेणी में वो लोग आ गए जिनकी श्वसन नली के जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्से में क्या पाया गया, संक्रमण पाया गया। इनको दूसरी श्रेणी में डाला गया। ठीक है, तो इस प्रकार के जो संक्रमित व्यक्ति थे उनमें बुखार, कफ, सिर दर्द या जो आंख संबंधी बीमारियां हैं उनके लक्षण देखे गए। तीसरी श्रेणी में वे लोग आए गए जो कोविड-19 से क्या थे, पॉजिटिव थे। मतलब तीसरी श्रेणी में बात करें तो कोविड-19 से जो पॉजिटिव लोग पाए गए उनको तीसरी श्रेणी में रखा गया। तो तीसरी श्रेणी में आ गए, कोविड-19 से संबंध जो पॉजिटिव लोग थे वो तीसरी श्रेणी में आ गए और इनमें निमोनिया जैसे लक्षण पाए गए। तो निमोनिया जो रोग है उनके लक्षण पाए गए और उन्हें अस्पताल में ही क्या रहना पड़ता था, उन्हें अस्पताल में ही रहना पड़ता था। चौथी श्रेणी के जो लोग थे उनमें निमोनिया जैसी भयंकर बीमारी के लक्षण दिखाई दिए। मतलब चौथी श्रेणी के जो व्यक्ति थे उनमें निमोनिया जैसी भयंकर या गंभीर बीमारी के लक्षण दिखाई दिए। तो ये थी कोरोना वायरस की कितनी श्रेणियां, 4 श्रेणियां। पहली श्रेणी में बिल्कुल भी लक्षण नहीं दिखाई दिए, दूसरी श्रेणी में लक्षण दिखाई दिए और जो अपनी श्वसन नली का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें क्या देखा गया, संक्रमण देखा गया। तीसरी श्रेणी में वे व्यक्ति थे जो कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए और चौथी श्रेणी में वे व्यक्ति थे जो निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। अगर हम बात करें इसके प्रसार की, तीसरा पॉइंट आता है प्रसार, कि जो कोरोना वायरस है उसका प्रसार किस प्रकार से होता है। तो कोरोना वायरस मुख्य रूप से हवा की बूंदों के माध्यम से फैलता है। इसका जो प्रसार है वो कैसे होता है, हवा की बूंदों के माध्यम से। हवा की बूंदों के माध्यम से इसका प्रसार होता है। जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसी या लगभग 3 फीट कह सकते हैं या यूँ कह सकते हैं 0.91 मीटर, लगभग 3 फीट से 6 फीट, 3 फीट से कितना, 6 फीट, या यूँ कह सकते हैं 1.8 मीटर,
ठीक है। तो 3 फीट से 6 फीट की सीमा के भीतर छींकता है। तो जो वायरल आरएनए है, पहले पुष्ट मामलों में एकत्र मूल नमूनों में जो मिला था, हालांकि ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि क्या संक्रमण वायरस का फिकल मौखिक संचरण भी होता है। ठीक है, यह अन्य कोरोना वायरस विषाणु की तरह हैंडल और रेलिंग के माध्यम से भी फैल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका प्रसार। तीसरी स्थिति हो गई क्या? प्रसार की स्थिति हो गई, जो मुख्यतः हवा की बूंदों के माध्यम से फैलता है। और अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है वो अगर खांसता है या छींकता है, ठीक है, तो उसके जो मुख से जो हवा निकलती है, ठीक है, उस हवा में ये वायरस होता है, और जो कि मुख्यतः 3 फीट से 6 फीट की जो दूरी है, या यूँ कह सकते हैं कि 0.9 मीटर से 1.8 मीटर की दूरी तक अपना प्रसार करता है। अब उसके बाद में हम बात करें इसके मूल प्रजनन संख्या की, तो लोगों के बीच जो प्रसार है वो परिवर्तनशील रहा है। कुछ प्रभावित लोगों ने वायरस को दूसरों तक नहीं पहुंचाया, जबकि अन्य कई संक्रमित लोगों ने दूसरे लोगों में भी संक्रमण को फैलाया है। ठीक है, अगर बहुत से, हालांकि फिक्स नहीं कह सकते, लेकिन अनुमान लगाया गया है, ठीक है, यह संख्या बताती है कि 9 संक्रमित जो व्यक्ति है वो लगभग 7 या 8 लोगों को संक्रमित कर सकता है। ठीक है, यह जो संक्रमित व्यक्ति है कितने लोगों को वायरस से संक्रमित करने की संभावना रखता है? नए कोरोना वायरस कथित तौर पर अब तक 4 लोगों की श्रृंखला को संक्रमित करने में सक्षम है। ये गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम से संबंधित कोरोना वायरस के समान है। ठीक है, तो इसकी जो मूल प्रजनन संख्या है वो हम कह सकते हैं कि सामान्यतः, हालांकि फिक्स नहीं कह सकते, लेकिन सामान्यतः ये एक संक्रमित व्यक्ति अन्य 4 लोगों तक संक्रमण फैला सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम बात करें कोविड-19 के लक्षणों की, तो इसके सामान्य से लक्षण हैं, खांसी हो सकती है, सांस लेने में कठिनाई आ सकती है। नया जो कोरोना वायरस संक्रमण के जो लक्षण हैं उनकी गंभीरता व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, कुछ में हल्की होती है तो कुछ में क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ तक कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस बीमारी को गहराई से समझा जा सकता है, लेकिन गंभीर रूप से जो बीमार रोगी बुजुर्ग हैं या अन्य गंभीर बीमारियों से जो पीड़ित हैं उनको ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो सामान्यतः अगर लक्षणों की हम बात करें तो इसके लक्षण खांसी हो गए, सांस लेने में तकलीफ हो गई। ठीक है, मुख्यतः यही लक्षण है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट स्थिति बचाव के उपाय, तो बचाव के अगर उपायों की अगर हम बात करें तो आधिकारिक सलाह में आमतौर पर अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित रूप से हाथ धोने के लिए कहने तक सीमित है। जो लोग खुद को संक्रमित होने का संदेह करते हैं उन्हें सर्जिकल मास्क पहनने और चिकित्सा सलाह के लिए डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा जाता है। जनता ने अक्सर बहुत सावधानियां बरती हैं जो स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा सलाह के मुताबिक। ठीक है, कोरोना वायरस सतहों पर कुछ घंटों के लिए जीवित रहते हैं, दिनों तक नहीं, मतलब 7-8 या 10-12 घंटे तक ये एक सतह पर रहते हैं। इसके लिए किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा भेजे गए मेल या पैकेज को स्वीकार करने में कोई जोखिम नहीं है। सतहों से वायरस को हटाने के लिए क्लोरीन आधारित कीटाणुनाशक, इथेनॉल, पैरासिटिक एसिड, क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, तिल का तेल जो है वो प्रभावी नहीं है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि कुत्ते और बिल्ली जैसे पालतू जानवर संक्रमित हो सकते हैं। हांगकांग की जो सरकार है उसने शहर के बाहर यात्रा करने वालों को चेतावनी दी है कि जानवरों को नहीं छुएं, शिकार किया गया मांस नहीं खाएं और गीले बाजारों, लाइव पोल्ट्री बाजारों और खेतों पर जाने से बचने के लिए भी कहा गया है। ठीक है, बचाव में नियमित आप अपने हाथ धोएं। ठीक है, दिन में 2 या 3 बार साबुन से या सैनिटाइजर से, जो भी आपके पास अवेलेबल है उससे आप अपने नियमित हाथ धोएं, यही बचाव। अब बात करें संरोधक या क्वारंटाइन क्या है। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 23 जनवरी 2020 को
वुहान से बाहर और अंदर आने जाने पर क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो यही क्या था, क्वारंटाइन, मतलब वायरस का फैलाव न हो इसलिए जो भी संक्रमित व्यक्ति हैं उनको 14 दिन तक, सामान्यतः 14 दिन तक किसी एक स्थान पर रखा जाता है, न तो उनको कहीं बाहर जाने दिया जाता है और न ही उनसे किसी को मिलने दिया जाता है। तो यही स्थिति क्या कहलाती है, क्वारंटाइन कहलाती है। तो ये तो था अपना सामान्य से परिचय। कोरोना वायरस के बारे में हमने नाम पढ़ा, संक्रमण की श्रेणियां पढ़ी, प्रसार किस प्रकार से होता है ये पढ़ा, मूल प्रजनन संख्या पढ़ी, लक्षण पढ़े, बचाव के उपाय पढ़े, संगरोधक या क्वारंटाइन के बारे में पढ़ा। अब हम बात कर लेते हैं इससे बनने वाले जो अन्य क्वेश्चंस हैं उनकी ओर चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में कोरोना वायरस का जो प्रथम मरीज था वो देखा गया 30 जनवरी 2020 को। कहाँ देखा गया, केरल राज्य। ठीक है, भारत में कोरोना वायरस का या कोविड-19 का पहला जो संक्रमित व्यक्ति है उसकी पहचान 30 जनवरी 2020 को कौन से राज्य में की गई, केरल राज्य में की गई। ठीक है, केरल राज्य का भी एक जिला है थ्रिसूर। केरल राज्य के थ्रिसूर जिले में एक विद्यार्थी में इसके लक्षण देखे गए और यह विद्यार्थी चीन का जो वुहान क्षेत्र था वहाँ पे अध्ययनरत था और वहाँ पे जब ये संक्रमित फैला तो वह वहाँ से लौटकर भारत आ गया और उस व्यक्ति में या उस विद्यार्थी में ये पहली बार देखा गया। अगर हम बात करें सेकंड पेशेंट की, सेकंड मरीज भी केरल में ही पाया गया और थर्ड मरीज है वो भी केरल में ही पाया गया। तो सबसे पहले पहचान जो है वो कब हुई, केरल में हुई। कब हुई, 30 जनवरी 2020 को। ठीक है, और लगभग पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो 19 मई तक, ठीक है, मतलब भारत में 19 मई तक 1 लाख जो केस थे वो क्रॉस हो चुके थे। तो इसको ध्यान में रखते हुए भारतीय जो पीएम है मोदी जी, उन्होंने 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया। ठीक है, तो 22 मार्च 2020 को भारत में पहली बार क्या लगाया गया, जनता कर्फ्यू लगाया गया। तो 22 मार्च 2020 को सबसे पहले क्या लगाया गया, जनता कर्फ्यू लगाया गया। फिर उसके बाद में 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन की घोषणा की और ये लॉकडाउन आगामी जो 21 दिन तक के लिए रखा गया और लॉकडाउन की जो सीमा थी वो थी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कि जो प्रथम लॉकडाउन था वो कब से कब तक लगा, 25 मार्च से 14 अप्रैल तक भारत में प्रथम लॉकडाउन लगा। यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना, जनता कर्फ्यू 22 मार्च 2020 को लगा था, जो लगभग कितने घंटे का था, जैसे सुबह प्रातः 7 बजे से रात्रि के 10 बजे तक जनता कर्फ्यू लगाया था। फिर उसके बाद में 24 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की लॉकडाउन की और 25 मार्च से 14 अप्रैल तक फर्स्ट लॉकडाउन लगाया गया। अगर हम बात करें इससे जुड़ी हुई जो अन्य पहलू हैं उनकी, तो अगर हम बात करें कोविड-19 से पहली मृत्यु,
ठीक। कोविड-19 से अगर हम बात करें पहली मृत्यु की, तो पहली मृत्यु कहाँ हुई थी? भारत का जो कर्नाटक राज्य है, भारत का जो कर्नाटक राज्य है वहाँ पे कोविड-19 से पहली मृत्यु हुई थी। सबसे पहले पेशेंट या जो कोविड-19 का जो मरीज है वो कहाँ देखा गया था? केरल में। अगर मृत्यु की बात करें तो कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? कर्नाटक में। अगर हम बात करें पूर्णतः कर्फ्यू लगाने वाला राज्य, पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला राज्य, तो वह कौन सा था? पंजाब। कोविड-19 की वजह से पूर्णतः कर्फ्यू लगाने वाला जो राज्य था वो कौन सा था? पंजाब राज्य था, ठीक है। और अगर हम बात करें कि प्रथम लॉकडाउन किस राज्य ने लगाया था, तो प्रथम लॉकडाउन लगाने वाला जो राज्य था वो था अपना राजस्थान। राजस्थान ने प्रथम लॉकडाउन लगाया था, जो कि जनता कर्फ्यू वाले दिन से ही स्टार्ट हो गया था। मतलब 22 मार्च 2020 से 22 मार्च 2020 से 31 मार्च 2020 तक प्रथम लॉकडाउन लगाने वाला राज्य था कौन सा? राजस्थान, ठीक है। मुख्य महामारी घोषित करने वाला राज्य, तो वो था कौन सा? हरियाणा। कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला जो राज्य था वो कौन सा था? हरियाणा राज्य था। तो हरियाणा राज्य ने कोविड-19 को के कारण सबसे पहले इसको महामारी घोषित की, और वो राज्य कौन सा था? हरियाणा राज्य था। तो पहली मृत्यु कहाँ देखने को मिली? कर्नाटक में। पूर्णतः कर्फ्यू लगाने वाला राज्य पंजाब। प्रथम लॉकडाउन लगाने वाला राज्य राजस्थान। जनता कर्फ्यू कब से कब तक? 22 मार्च 2020 को, ठीक है। और देश में प्रथम लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल तक। घोषणा कब हुई थी? 24 मार्च 2020 को, ठीक। अब हम अगर बात करें इसके टेस्ट की, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि टेस्ट, उससे पहले अगर हम बात करें कि जो कोरोना वायरस है या जो कोविड-19 है, इसकी वजह से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो शरीर के जो फेफड़े हैं वो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। कोरोना वायरस के कारण या कोरोना वायरस का इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस अंग पर पड़ता है? तो फेफड़े पर इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब अगर हम इसके बात करें टेस्ट की, तो कोरोना वायरस से के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं। एक तो करंट कोविड-19 की पहचान करने के लिए, या कोई व्यक्ति अगर संक्रमित है तो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, इसकी जांच करने के लिए एक टेस्ट होता है, वो होता है रियल टाइम RT, मतलब रियल टाइम RT PCR टेस्ट। ये तो है करंट स्थिति जानने के लिए कि अगर कोई व्यक्ति प्रेजेंट टाइम में संक्रमित है या नहीं है, तो उस स्थिति को जानने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? रियल टाइम या RT PCR टेस्ट, ठीक है। और दूसरा एक टेस्ट और होता है, वो होता है एंटीबॉडी टेस्ट, ठीक है। दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है एंटीबॉडी टेस्ट। ये होता है अगर कोई व्यक्ति पहले संक्रमित हुआ है या नहीं हुआ, मतलब पहले की स्थिति को जानने के लिए एंटीबॉडी टेस्ट किया जाता है, और करंट स्थिति को जानने के लिए रियल टाइम या RT PCR टेस्ट काम में लिया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। अगर हम बात करें कि चाइना के बाहर, मतलब चीन से बाहर सबसे पहले ये कौन से देश में देखा गया था, तो चीन के तो वुहान क्षेत्र में देखा गया था ये सबसे पहले, ठीक है। लेकिन अगर चीन से अगर हम बात करें तो चीन से बाहर ये सबसे पहले थाईलैंड में देखा गया था। अगर हम चीन से बाहर की अगर हम बात करें तो चीन से बाहर ये सबसे पहले थाईलैंड में देखा गया था, और थाईलैंड में देखा गया था 13 जनवरी 2020 को। 13 जनवरी 2020 को यह थाईलैंड में देखा गया था। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि चाइना से बाहर सबसे पहले ये कौन से स्थान पे देखा गया, तो वह देश कौन सा था? थाईलैंड। और थाईलैंड में देखा गया है 13 जनवरी 2020 को। 13 जनवरी 2020 को ये कहाँ देखा गया? थाईलैंड में देखा गया।
ठीक है। तो अंग फेफड़े हो गए। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कोरोना वायरस संक्रमित जो स्थान है उनके जोन की। तो इन जोन को, उन क्षेत्रों को जोनों में बांटा गया जो कोरोना वायरस से संक्रमित थे। तो एक जोन तक का नाम दिया गया रेड जोन, दूसरा था ग्रीन जोन, तीसरा था येलो जोन। रेड जोन था, ग्रीन जोन था, येलो जोन था और एक और था ऑरेंज जोन। ठीक, तो थोड़ा थोड़ा हम इन जोन के बारे में भी जान लेते हैं। तो रेड जोन तो आते हैं जो भी हॉट स्टॉप, ठीक है, जो भी हॉट स्पॉट, सॉरी, मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पे बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति पाए गए, मतलब 10-15 या 10-15 से अगर ज़्यादा अगर कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति उस क्षेत्र में है तो उस क्षेत्र को रेड जोन घोषित किया गया था। ग्रीन जोन थे मतलब ऐसे क्षेत्र जहां कोई भी कन्फर्म कोरोना वायरस का पेशेंट नहीं था, मतलब ऐसे क्षेत्र जहां कोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति नहीं था। पिछले 21 दिनों तक उस क्षेत्र में कोई भी संक्रमित व्यक्ति नहीं पाया गया, वो था ग्रीन जोन। ठीक है, येलो कोई जोन नहीं था। ऑरेंज जोन, अगर हम ऑरेंज जोन की बात करें तो ऐसा क्षेत्र जहां पे संक्रमित व्यक्ति तो थे लेकिन बहुत कम, मतलब 1-2 या 2-4 संक्रमित व्यक्ति थे। यूँ कह सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जो नॉन हॉट स्पॉट क्षेत्र, इसको हम कह सकते हैं ऑरेंज जोन को। तो क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया था? मुख्यतः 3 भागों में। येलो कोई जोन नहीं था, लेकिन एग्जाम में ये येलो जोन भी देगा, पूछ सकता है। तो रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन, 3 जोनों में बांटा गया था। जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी, 24 मार्च 2020 को लॉकडाउन की घोषणा की थी और 25 मार्च 2020 से 14 अप्रैल 2020 तक प्रथम लॉकडाउन लगाया गया। ठीक है, इसी के साथ ही अभी हमने चर्चा की थी कि 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू लगाया गया। क्या लगाया गया? जनता कर्फ्यू लगाया गया। और इसी दिन 22 मार्च 2020 को ही जो कोरोना वायरस या कोविड-19 से लड़ने वाले जो डॉक्टर्स थे या जो भी पुलिस या जो अन्य कर्मचारी थे, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, ठीक है, उनका हौसला बढ़ाने के लिए 22 मार्च 2020 को पीएम मोदी जी के कहने पर प्रत्येक घर में क्या बजाई गई थी? थाली बजाई गई थी। तो ये स्थिति भी पूछी जा सकती है। 22 मार्च को थाली बजाई गई और 5 अप्रैल को प्रत्येक घर में क्या जलाए गए थे? दिए जलवाए गए थे। ठीक है, तो जो कोरोना वॉरियर्स थे उनको सम्मान देने के लिए मोदी जी ने 22 मार्च को मतलब थाली बजाकर उनका हौसला अफजाई किया था और 5 अप्रैल को दिए जलाकर उनका हौसला अफजाई किया था। ठीक है, और 3 मई 2020 को जो इंडियन एयरफोर्स है, 3 मई 2020 को इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो कोरोना वॉरियर्स थे, जो डॉक्टर थे, जो भी नर्सिंग स्टाफ थे या जो अस्पताल वगैरह थे, उनके ऊपर फूलों की वर्षा की गई थी। हेलीकॉप्टर के माध्यम से क्या की गई थी? फूलों की वर्षा
की गई थी। तो ये कब की गई थी? 3 मई 2020 को इंडियन एयरफोर्स द्वारा फूलों की वर्षा की गई। 22 मार्च को थाली बजाने का प्रोग्राम और 5 अप्रैल को दिए जलाने का प्रोग्राम रखा गया था। तो ये भी बहुत बार पूछ सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें कोरोना वायरस से जुड़े हुए अन्य क्वेश्चंस की, तो भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी रोग अधिनियम की धारा 2, ठीक है, जो कोरोना महामारी रोग अधिनियम है उसकी धारा 2 में ये प्रावधान किया गया है कि कोई भी खंड या राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश को विशेष उपाय करने और किसी भी प्रकोप से रोकने के लिए नियम बनाने का क्या है? अधिकार है। मतलब महामारी रोग अधिनियम की धारा 2 में प्रत्येक राज्य सरकार को, प्रत्येक केंद्र सरकार को ये अधिकार है कि वो उस महामारी को रोकने के लिए अपने स्तर पर किसी भी प्रकार के अधिकार या नियम या कानून बना सकता है। ठीक है, तो ये अमूमन ये पूछा जा सकता है कि कौन सी धारा है, तो धारा 2। केंद्र सरकार ने कोरोना से लोगों को बचाने के लिए एक ऐप जारी किया था और वो था आरोग्य सेतु ऐप। तो ये ऐप कब जारी किया गया था? 2 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया था। किसने किया था? केंद्र सरकार ने। ठीक है, तो आरोग्य जो सेतु ऐप है वो कब लॉन्च किया था? 2 अप्रैल 2020 को आरोग्य सेतु ऐप लॉन्च किया गया था। ठीक है, और मजे की बात है कि लगभग 40 दिन में ही 1 मिलियन लोगों ने इसको क्या किया था? डाउनलोड कर लिया था। तो केवल 40 दिन में 1 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड कर लिया था, जो कि अपने आप में क्या है? एक रिकॉर्ड है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जो सार्क देश है, ठीक है, सार्क का पूरा नाम अगर हम देखें तो दक्षिणी एशियाई जो क्षेत्रीय सहयोग संगठन है, इसके इमरजेंसी फंड में भारत ने 10 मिलियन की राशि कोरोना से बचाव या कोरोना राहत पैकेज के रूप में किसने? भारत ने सार्क को कितने? 10 मिलियन की राशि दी थी। इसी के साथ साथ WHO ने भी, ठीक है, WHO ने भी 675 जो USD डॉलर हैं, ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कि जो अमेरिकन डॉलर हैं वो इस राहत कोष में जमा करवाई थी। WHO का जो महामारी राहत कोष है उसमें 675 USD मिलियन डॉलर जमा करवाई थी। ADB जो बैंक है, ठीक है, उसने 200 मिलियन डॉलर, ठीक है, तो 200 मिलियन डॉलर जो राशि है वो राहत कोष में जमा करवाई थी। अगर हम बात करें ADB बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1966 में। ADB की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में। मनीला, फिलीपींस में ADB का क्या है? मुख्यालय है। पहले इसने शुरुआत में केवल 2 मिलियन राशि देने की घोषणा की थी, फिर इसको बढ़ाकर 4 मिलियन किया गया और फिर इसको भी बढ़ाकर कितना किया गया था? 200 मिलियन किया गया था। किसने? ADB ने। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी ADB की? 1966। WHO के बारे में मैंने अभी बता ही दिया था, 7 अप्रैल 1945 को। ठीक है, ADB का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, फिलीपींस में है। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक ने, जो अपना विश्व बैंक है, उसने 12 बिलियन, यहाँ मिलियन नहीं है, 12 बिलियन डॉलर की राशि जो WHO का जो फंड है उसमें दी है। तो ये राशि आपसे पूछी जा सकती है, इम्पोर्टेंट है। ठीक, फिर उसके बाद में जो सोशल ऐप हैं जैसे अपना इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, ठीक है, इन्होंने भी अपने यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए ऐप लॉन्च किए हैं। ठीक है, तो उन ऐप के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। तो इंस्टाग्राम का कौन सा है? इंस्टाग्राम का है इंस्टाग्राम फीड। इंस्टाग्राम क्या है? फीड। ये इंस्टाग्राम ने लॉन्च किया है। फिर उसके बाद में अगर हम व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप चैट बॉक्स, ये व्हाट्सएप के द्वारा
लॉन्च किया गया है, फीचर्स लॉन्च किया गया है। फेसबुक की अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस फॉर्मेशन सेंटर, कोरोना वायरस फॉर्मेशन सेंटर के नाम से फेसबुक ने फीचर्स लॉन्च किया है। गूगल की अगर हम बात करें तो google.com COVID-19, google.com COVID-19 ये फीचर्स है वो गूगल ने लॉन्च किया है। इसी के साथ साथ पंजाब राज्य ने कोवा पंजाब नामक एक ऐप लॉन्च किया है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, उसने माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क जारी किया था, और वो नंबर थे 9013151515। इस पर अगर आप मिस कॉल करते हो तो आपको जिस प्रकार की सहायता चाहिए यहाँ पे आप बता दीजिए और वो आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने माई गवर्नमेंट कोरोना हेल्प डेस्क और ये नंबर जारी किए थे। इसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना जो वेबसाइट है उसका पोर्टल लॉन्च किया था। तो ये थे अन्य कुछ और क्वेश्चंस की हम चर्चा करते हैं। तो कोविड-19 को ग्लोबल इमरजेंसी या महामारी के रूप में WHO ने 30 जनवरी 2020 को घोषणा की थी। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। देखो 23 जनवरी 2020 को तो घोषणा की थी और 30 जनवरी 2020 को घोषित कर दिया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कोरोना वायरस को महामारी कब घोषित किया गया। तो घोषणा कब हुई थी? 23 जनवरी 2020 को, और घोषित कब किया गया? 30 जनवरी 2020 को। किसके द्वारा? WHO के द्वारा। उसके बाद में है भारतीय जो चिकित्सा अनुसंधान परिषद है, ICMR, ठीक है, जिसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, और बलराम भार्गव इसके प्रेजेंट टाइम में क्या है? अध्यक्ष हैं। तो ICMR द्वारा गठित जो राष्ट्रीय कार्य बल है उसके द्वारा कोरोना वायरस के लिए जो दवा तैयार की गई या जो दवा की सिफारिश की गई थी, उस दवा का क्या नाम था? हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा की क्या की गई? सिफारिश की गई थी। ठीक है, और इसी दवा को एक तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और दूसरी थी एंजिथ्रोमाइसिस, इन दो दवाओं की पहल की थी अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। तो एंजिथ्रोमाइसिस और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ये दोनों दवा अमेरिका को निर्यात किया था भारत ने। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें तो केंद्र सरकार ने देश में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए जो नीति आयोग है उसके सदस्य, नीति आयोग के जो सदस्य हैं डॉक्टर वीके पाल, उनकी अध्यक्षता में स्वास्थ्य विशेषज्ञों की 21 सदस्यीय उच्च स्तरीय तकनीक समिति का क्या किया? गठन किया गया। तो नीति आयोग के जो सदस्य हैं, अध्यक्ष नहीं है, सदस्य हैं डॉक्टर वीके पाल, उनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का क्या किया गया था? गठन किया था। किसने? केंद्र सरकार ने। क्यों? कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें तो IIT जो दिल्ली है, ठीक है, उसके वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की जांच के लिए एक टेस्ट तैयार किया था। उस टेस्ट का नाम था प्रोबी फ्री डिटेक्शन ऐसे नामक तकनीक विकसित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें तो जो भारतीय फुटबॉलर हैं सुनील छेत्री, उनको कोविड-19 के खिलाफ फीफा जागरूकता अभियान में भारत की तरफ से शामिल किया गया है। पूछा जा सकता है कि फीफा जागरूकता अभियान के तहत किसको कोविड-19 के खिलाफ भारत के लिए शामिल किया गया है? तो वो हैं भारतीय फुटबॉलर सुनील छेत्री। इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखें जो प्रियंका चोपड़ा है उसको भी WHO ने कोरोना वायरस
अभियान में लोगों को जागरूक करने के लिए WHO ने किसको शामिल किया है? प्रियंका चोपड़ा को। और जो फीफा जागरूकता अभियान है उसमें किसको? सुनील छेत्री को शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें तो एस वासन, ये एक भारतीय वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वैक्सीन तैयार की है। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वुहान क्षेत्र से, जो चीन का जो वुहान है वहाँ पे लगभग 324 भारतीय स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए थे। तो उन 324 भारतीय स्टूडेंट्स को लाने के लिए जो अपनी एयर इंडिया है, एयर इंडिया ने एक विशेष अभियान चलाया और अपने विमानों के माध्यम से उनको भारत सकुशल या सुरक्षित लेकर आए। थोड़ा सा एयर इंडिया के बारे में भी ध्यान रखना, क्योंकि एयर इंडिया हाल ही में जो 100% हिस्सेदारी है वो किसने ले ली? केंद्र सरकार ने अपने नाम कर ली है। मतलब एयर इंडिया ने जितना पूरा का पूरा जो भी एयर इंडिया था वो अब किसके अधीन है? केंद्र सरकार के अधीन है। अगर इसके प्रेजेंट टाइम में अगर अध्यक्ष की बात करें तो वो है राजीव बंसल। राजीव बंसल इसके प्रेजेंट टाइम में क्या है? CEO है या अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करते हैं तो रिलायंस ने भारत का पहला कोविड-19 समर्पित अस्पताल खोला है और वो कहाँ खोला है? मुंबई में, जिसका नाम क्या रखा है? 7 हिल्स। ये खोला गया है मुंबई में और इसके लिए 5 करोड़ की राशि महाराष्ट्र सरकार ने दी है। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए कितनी राशि दी है? 5 करोड़ की राशि इसके लिए दी है। की बात करें तो कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण टोक्यो ओलंपिक 2020 को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब ये 2021 में खेला जाएगा और इससे एग्जिट करने वाला जो पहला देश है वो भी कौन सा है? कनाडा है। मतलब टोक्यो ओलंपिक से बाहर निकलने वाला पहला जो देश है वो कौन सा है? कनाडा है। और कनाडा के बारे में आप जानते ही हो, कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। और मुद्रा क्या है? डॉलर। ठीक है, इसके साथ साथ ही RBI ने हाल ही में 30,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे हैं। 2 बॉन्ड खरीदे हैं 15-15 हज़ार के। कितने बॉन्ड? 2 बॉन्ड खरीदे हैं 15-15 हज़ार के। क्यों खरीदे हैं? जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए RBI ने ऐसा किया है। सब जानते हैं RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास हैं वो वर्तमान अध्यक्ष हैं। और RBI के द्वारा एक मिनी ऐप संचालित किया जाता है। जो मिनी ऐप है वो दृष्टिबाधित लोगों के लिए संचालित किया गया था। ठीक है, उसके बाद में जो अल्कोहल आधारित जो सैनिटाइजर होता है उसमें 60% तो इथेनॉल होती है और 70% क्या होती है? आइसोप्रोपेनॉल होती है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर है उसमें इथेनॉल की मात्रा कितनी होती है? 60% और 70% होती है उसमें आइसोप्रोपेनॉल। ठीक है, एक अभियान चलाया गया था ब्रेक द चेन अभियान। ब्रेक द चेन अभियान मतलब जो संक्रमित लोगों की जो चेन थी उसको तोड़ना, वो कौन से राज्य के द्वारा चलाया गया था? केरल के द्वारा चलाया गया था। एक ये शब्दावली भी बहुत बार सामने आती है, थर्मल स्क्रीनिंग। तो थर्मल जो स्क्रीनिंग है वो क्या होती है? तो थर्मल स्क्रीनिंग होती है मतलब एयरपोर्ट वगैरह, बस स्टैंड वगैरह या भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोगों के संक्रमण की जांच की जाती है। वो एक मशीन से होती है उसमें आंखों से मतलब तापमान या टेम्परेचर जांचा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? थर्मल स्क्रीनिंग। तो ये लगभग मई 2020 से पहले के कोरोना वायरस से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। बाकी क्वेश्चंस को लेकर मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।